Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो हमारे पास है टोटल 12 क्वेश्चंस और हम सभी के सभी क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली है क्या। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है मतलब हमने पढ़ा है ना, व्हाट इज हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग इन रिलेशन टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, राइट, यही है ना। तो वैसे ही कि अगर हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की बात करें विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन, तो वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सो इट इज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ reproduction, right? So total well-being in all respects of reproduction, that is emotional, physical, behavioral and social। तो ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है एक सोसाइटी में, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले है कि अगर हमारी सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगी तो मतलब लोगों को पता होगा, इमोशनली ठीक होंगे, फिजिकली ठीक होंगे, मेंटली ठीक होंगे, राइट। तो उससे जो चांसेस हैं एसटीडीज के, व्हाट आर दीज एसटीडीज, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे कि एड्स होता है, गोनोरिया है, फिर हेपेटाइटिस है, ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, राइट। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेस हैं। तो इन सब के चांसेस हमारी सोसाइटी में कम होते हैं, राइट। सेकंड है द नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। तो हमें नॉलेज रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है कि हमें नॉलेज होगा, एक सोसाइटी के सभी लोगों को नॉलेज होगा कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है। इन सब से हमारी सोसाइटी में क्या फर्क पड़ेगा कि ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी, मतलब पॉपुलेशन पे कंट्रोल रहेगा। और पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि हम सबको पता है, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो उतने स्पेस वही रहेगा लेकिन लोग आपस में लड़ेंगे, जगह कम हो जाएगी, खाना कम हो जाएगा, एनवायरनमेंट डर्टी हो जाएगा, राइट। उसके लिए ज़्यादा पेड़ कटेंगे, ज़्यादा फॉरेस्ट कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी सोसाइटी है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। लोगों को अवेयरनेस होगी, राइट। अवेयरनेस की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो कम होंगी और उनको बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के बारे में अच्छे से पता रहेगा, राइट। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड्स टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो आज का टाइम देखें, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन हम देखें, तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बिकॉज अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो ये एक टैबू है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बात करना वो एक टैबू है, ठीक है। तो एक तो हमें उसको हटाना है, ठीक है। हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड STDs, that is sexually transmitted diseases, right। तो अगर हम प्रॉपर अवेयरनेस देंगे तो लोगों को पता चलेगा, उनके, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो उनको पता चलेगा उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, उनको क्या है, क्या होता है, क्या हो सकता है, राइट। और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का, बिकॉज द एट द एज ऑफ अडोलेसेंस
के बाद मतलब एडल्टहुड में पीपल आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो उनको पता होना चाहिए कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से खुद को बचाना है, right? So this was the first point. Second is spreading knowledge about different kinds of birth control options. तो अगर, क्योंकि इन द एज ऑफ एडल्टहुड, राइट, तो जब लोग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के, राइट? तो लोगों को पता होना चाहिए, एक सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे हम उन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से प्रेगनेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो हमें बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पता होनी चाहिए, क्या बैरियर्स हैं, क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आज के सिचुएशन में, जहां हमें पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एंड वी नीड टू पुट अ कंट्रोल ऑन दैट पॉपुलेशन, राइट? उसके बाद है टेकिंग केयर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ चाइल्ड एंड मदर। तो कैसे आज के टाइम में जहाँ पर इतना स्ट्रेस है, बहुत सारी लेडीज हैं जो वर्किंग भी हैं, राइट? तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, उनके आसपास काम भी करना है, घर भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? तो कैसे उनको अपना ध्यान रखना है एक प्रेग्नेंट लेडी को, और जो उसके आसपास हैं उन लोगों को कैसे टेक केयर करना है उस लेडी का, राइट? एंड सेकेंडली, जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, राइट, एक प्रेग्नेंट लेडी एक बेबी डिलीवर कर देती है, उस टाइम कैसे बच्चे की केयर करनी है और कैसे मदर की केयर करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे के लिए एज वेल एज फॉर द मदर, राइट? बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देती है और बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करती है, राइट? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, राइट? तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स, व्हाई? तो क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, सो एज पर मी सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के टाइम में स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मतलब अगर हम देखें तो बच्चे अडोलेसेंट एज जो है, मतलब जब प्यूबर्टी आती है उनकी, तो वो स्कूल में होते हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो बहुत अब बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, उनके फिजिकल फीचर्स में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो कई बार बच्चों को खुद को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है और इतने चेंजेस उनकी बॉडी में क्यों हो रहे हैं, बिहेवियर्स में चेंजेस आ जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में गाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो दे अटेन अडोलेसेंस during their school time, right? So it is important to guide them about the reproductive health. तो इस टाइम पर उनको reproductive health के बारे में बताना बहुत ही important है। ओके, स्टूडेंट्स नीड टू नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना ज़रूरी है। प्यूबर्टी के बारे में बताना ज़रूरी है कि प्यूबर्टी क्या होती है, गर्ल्स में क्या होता है प्यूबर्टी में, बॉयज़ में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं उनमें इंटरनली एज वेल एज फिजिकल चेंजेस, राइट? Then safe sexual practices, because they attain that puberty, then they should know कि safe sexual practices क्या है, right? और जो भी changes आ रहे हैं adolescence में, अब जैसे बॉयज़ में क्या होता है प्यूबर्टी में कि उनकी बियर्ड आ जाती है, राइट? गर्ल्स में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत अलग अलग चेंजेस होती हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में। तो उनको इन चेंजेस के बारे में बताना ज़रूरी है कि ये उनमें क्यों हो रहे हैं, राइट? उसके बाद स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे स्प्रेड होती हैं। देन बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट? अगर हम ये सारी एजुकेशन जो है सेक्स एजुकेशन अगर हम स्कूल्स में ही देना शुरू कर देंगे
तो बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता होंगी, मतलब उनको अपनी बॉडी के बारे में सब पता होगा, जो उनके अराउंड चेंजेस हो रहे हैं वो भी सब कुछ पता होगा। तो इससे हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मिलेगी, राइट। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस, राइट। तो हमें अगर एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो हमें बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इम्प्रूव्ड इन द पास्ट 50 years? इफ यस, मेंशन सम सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो क्या हमें लगता है कि अगर हम पिछले 50 साल देखें तो पिछले 50 सालों में, 50 years में हमारी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव हुई है कुछ, और अगर हुई है तो किन एरियाज में हमें लग रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट हुई है, राइट। तो आंसर है कि यस, इन पास्ट 50 years रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी की वो बेटर हुई है, राइट। तो वो कैसे हुई है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया है, मतलब कि इन्फेंट्स मतलब पैदा हुआ बच्चा और वो मर गया, ये जो सिचुएशंस है ना, ये जो केसेस है ना, ये इनमें बहुत ही गिरावट आई है, बेसिकली डिक्रीज हुए हैं ये बहुत ज्यादा, राइट। क्यों, कैसे हुए हैं डिक्रीज? क्योंकि बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स शुरू हो गया। आपको पता होगा कि एक बच्चा पैदा होता है, फिर बहुत सारी वैक्सीनेशन उसको एक के बाद एक के बाद एक, पोलियो लगती है, बीसीजी लगती है, फिर कभी फ्लू लग रहा है, कभी टाइफाइड वैक्सीन लग रही है, तो बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं। तो बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बेसिकली बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए गए हैं जो उनको बहुत सारे डिजीजेस से बचाते हैं। शायद कुछ ऐसी डिजीजेस जो पहले पता भी नहीं थी, फिर वो पता चली, फिर उनके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हुई। तो अब टाइम टू टाइम बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो डेथ रेट है ना इन्फेंट्स का वो कम हो गया है। उसके बाद है इंक्रीज इन पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब एक बार बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद बच्चे की कैसे केयर करनी है, और जो मदर है, जो न्यू मदर है, बेसिकली जो लैक्टेटिंग मदर है, उसकी केयर कैसे करनी है, ये भी लोगों को पता चला है। और अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उनका ध्यान रखा जा रहा है, राइट। थर्ड है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1951 टू स्प्रेड अवेयरनेस। 1951 में कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे जिनसे लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, कैसे हमें ये इंश्योर करना है कि जो एक फीमेल है, ठीक है, वो आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेग्नेंट ना हो, हमें क्या बैरियर्स यूज करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ हमें बताया गया था इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में, राइट। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ा कंट्रोल में आना स्टार्ट हुई है, ओके। उसके बाद है डिक्रीज इन अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अगेन क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए तो लोगों में अवेयरनेस हुई, सोसाइटी में अवेयरनेस आना शुरू हुई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज कम हुई हैं और दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कम हुई हैं, राइट। उसके बाद है बैनिंग एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस बेसिकली एक मेथड है जिससे कि बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज ढूंढी जाती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में मतलब इंजेक्शन से कुछ सेल्स निकाले जाते थे, ठीक है, सिरिंज से कुछ सेल्स निकाले जाते थे, और उन सेल्स को स्टडी करके ये पता लगाया जाता था कि बच्चे में मतलब बिफोर बर्थ ही हम ये पता लगा लें कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों ने इससे सेक्स भी बच्चों का पता करना शुरू कर दिया कि मतलब जो बेबी डेवलप हो रहा है वूम में, क्या वो लड़का है या वो लड़की है। अगर वो लड़की होती थी लोग उसे मार देते थे। तो बैन करने से, एमनियोसेंटेसिस को बैन करने से
थोड़ी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बेटर हुई है, ठीक है, बहुत सारा फीमेल फिटिसाइड नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से जो फीमेल्स हैं, ठीक है, जो मदर्स हैं, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है, उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया है, राइट। क्योंकि अगर बच्चे को पेट मतलब अगर वो बॉर्न नहीं हुआ है और पता चल जाता था कि वो फीमेल है तो उसे मार दिया जाता था, उससे बेबी तो गया लेकिन उसके साथ साथ मदर की हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट होता था, राइट। सो दीज आर द एरियाज जहां पर हम पिछले 50 सालों में हमने इम्प्रूवमेंट की है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन के एक्सप्लोड करने के रीजंस क्या हैं? तो पॉपुलेशन के एक्सप्लोड करने के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, राइट। अब जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जो डेथ रेट है, ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ है, रेट ऑफ डेथ रेट हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली, और वैसे ही मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मदर्स के डेथ रेट जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है? क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर हो गई हैं, ठीक है। वैसे तो ये रीज़न अच्छा है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हुई हैं, राइट, लेकिन इससे भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। सेकेंड है इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज में जो लोग हैं ना, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब उनका नंबर बढ़ गया है मतलब कि क्योंकि वो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं तो उसमें चांसेस हैं फीमेल के प्रेग्नेंट होने के, तो बहुत केसेस में फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जा रही हैं और उससे भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइट। उसके बाद है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल। वही बात है कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, उसकी वजह से लोगों का जो लाइफ स्पैन है, मतलब हो सकता था कि कोई एक ऐसी डिजीज थी जिससे पता था कि 2 महीने में ये इंसान मर जाएगा, लेकिन साइंस ने इतना डेवलप कर लिया है कि अब वो इंसान उस डिजीज से मरता नहीं है, अगर वो प्रॉपर टाइम पे अगर उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो जीता है, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट इज गुड फूड सप्लाई एंड मेडिकल असिस्टेंस। तो अगेन मेडिकल असिस्टेंस जो है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है, इनका मेन हाथ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, मतलब जो एक अच्छी चीज भी है, राइट। मेडिकल फैसिलिटीज ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। देन फूड सप्लाई अब अच्छी हो गई है, मतलब हर एक इंसान तक खाना पहुंच रहा है जिंदा रहने के लिए, राइट। लास्ट है इलिटरेसी। अगर इसकी हम बात करें तो ये थोड़ा सा हमारा नेगेटिव पॉइंट है। इलिटरेसी कॉजेस पीपल टू बी अनअवेयर अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स लीडिंग टू अनवांटेड प्रेगनेंसीज, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इलिटरेट हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव बैरियर्स को लेने से या कोई ऐसे बर्थ कंट्रोल मेजर्स को लेने से वो अभी भी कतराते हैं, राइट। कि मतलब वही बात है कि एक टैबू है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से वो नहीं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। तो इसकी वजह से भी, और कई लोगों को तो इनके बारे में पता ही नहीं है, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द अवेयरनेस कई लोगों तक ये बातें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइट। सिंपल एंड क्लियर, राइट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जस्टिफाइड, गिव रीजंस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो यूज है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या करने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज या नहीं करने चाहिए, तो हमें इसके रीजन बताने। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने चाहिए। पहली बात की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हम इंडिया की भी बात करें या हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज होने चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये इनकी जो सप्लाई है ना वो कम होती जा रही है। सब लोगों को इन बेसिक फैसिलिटीज की सप्लाई ही नहीं है, इन बेसिक नीड्स की सप्लाई ही नहीं है, राइट। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है ना वो एक तो बहुत इजी है, दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इनसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका हमारी हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट नहीं हो रहा है,
राइट तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने चाहिए। और जितने भी फर्टाइल कपल्स हैं उन सब को कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना चाहिए ताकि बर्थ कंट्रोल हो सके, राइट, अनवांटेड प्रेगनेंसीज कंट्रोल हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, व्हाई। तो अगर हम गोनाड्स रिमूव कर देते हैं, राइट, तो उस रिमूवल को हम कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव का ऑप्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं क्या, बेसिकली ये एक ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कम कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम गोनैड्स के रिमूवल की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें बेसिकली इनफर्टिलिटी आ रही है लोगों में। ठीक है, जिसके गोनैड्स रिमूव करेंगे वो पर्टिकुलर इंसान इनफर्टाइल हो जाएगा, उसकी वजह से हॉर्मोन्स जो हैं वो भी अनअवेलेबल हो जाएंगे उस इंसान की बॉडी में। और वो हॉर्मोन्स सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक बेबी प्रोड्यूस करने के लिए वो हॉर्मोन्स यूज हो रहे हैं, जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, उन सब के लिए भी ये हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ना ही इंसान इनफर्टाइल हो रहा है बल्कि जो एक्सेसरी जो हॉर्मोन्स हैं उनका जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है फॉर फंक्शनिंग ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो भी अनअवेलेबल हो रही है। ठीक है, हॉर्मोन्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी, कमेंट। तो एमनियोसेंटेसिस हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है एक क्वेश्चन में, तो उसमें हमने बोला था कि ये बैन हो चुका है हमारी कंट्री में, राइट। तो क्या ये बैन नेसेसरी था? तो हमें इसका यस और नो बताना है और हमें बताना है कि क्यों नेसेसरी था, राइट। तो एमनियोसेंटेसिस का बैन, यस इट वाज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि एमनियोसेंटेसिस बेसिकली डिजाइन किया गया था टू फाइंड एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस। ठीक है, जब बेबी मदर के वूम में है तो उसके अंदर अगर कोई भी मतलब जेनेटिक रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मेलिटी है उसको फाइंड करने के लिए ये मेथड डिवाइस किया गया था। लेकिन इसका जो यूज है वो प्रॉपरली नहीं किया जा रहा था, मतलब कि ये मेथड मिस यूज किया जा रहा था टू फाइंड द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, राइट। तो उससे क्या हो रहा था कि अगर लोगों को पता चल रहा था कि यस देयर इज अ फीमेल इनसाइड अ मदर्स वूम, तो उस बच्चे को पेट में ही मार दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसका बैन बहुत ज्यादा जरूरी था। इससे एक तो सेक्स रेशो में फर्क पड़ रहा था, ठीक है, मेल्स की रेशो बढ़ती जा रही थी, फीमेल्स की घटती जा रही थी, और दूसरा मदर के ऊपर, मदर की हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, so it was misused to find the sex of a child and increased rate of female feticide। वही बात है। और साथ में I would like to mention सेक्स रेशो। ठीक है, सेक्स रेशो भी गड़बड़ हो रही थी, मेल ज्यादा हैं फीमेल्स कम हैं। और एक और चीज, मदर्स हेल्थ वाज आल्सो अफेक्टेड। ठीक है, तो ये तीनों रीजंस हैं इसको बैन करने के और ये सही डिसीजन लिया गया था, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। तो कुछ हमें ऐसे मेथड्स बताने हैं जिससे इनफर्टाइल कपल्स जो होते हैं उनको भी बच्चे हो सकें। ठीक है, बेसिकली इनफर्टिलिटी है क्या कि एक कपल जो है इवन आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स दे आर नॉट एबल टू हैव बेबीज। ठीक है, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, ड्रग ओवर यूज हो सकता है, बहुत सारे मतलब इश्यूज हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले है IVF-ET। ठीक है, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट, एंड ET इज एम्ब्रायो ट्रांसफर। ओके, तो इसमें ना दो मेथड्स आते हैं। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि डोनर एग और डोनर स्पर्म जो है उन दोनों को हम
कहाँ पर इनको फ्यूज करा रहे हैं? लैब कंडीशंस में, ठीक है, अंडर स्टेराइल कंडीशंस। जैसी भी हमें प्रॉपर इनके फ्यूजन के टाइम हमें कंडीशंस चाहिए वो सारी ध्यान में रखते हुए स्टेराइल कंडीशन में इनको फ्यूज कराया जा रहा है और फिर इसको इम्प्लांट कर, इस एम्ब्रायो को प्लांट कर दिया जा रहा है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। तो अगर हम सबसे पहले देखें, हम ZIFT देखते हैं, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो मतलब कि फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद ये जो एम्ब्रायो है, ठीक है, ये जो जाइगोट है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो अब इसकी बाकी जो ग्रोथ है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगी, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब से ये यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा और बेबी बड़ा होता जाएगा। दूसरा है IUI, दैट इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो अब सेम ही हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? लैब में हुई। उसके बाद ये जो हमारा एम्ब्रायो आया, ठीक है, अब ये होगा, यहाँ पर होगा ये 8 सेल्ड स्टेज में और अब ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज में होगा। अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया सीधा यूट्रस में, ठीक है, इसको यूट्रस में डाल दिया गया और अब जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी उस एम्ब्रायो की, वो होगी फीमेल बॉडी के अंदर। तो अगर हम IVF की सक्सेस रेट देखें तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, इट इज़ जस्ट 20%, ठीक है, सिर्फ 20% इसका सक्सेस रेट है। ओके, देन कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड वन, दैट इज GIFT। अब हमारा सेकेंड मेथड है गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये उस कंडीशंस में यूज किया जाता है जब ऐसा हो कि जो फीमेल है वो गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। मतलब क्या नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है? एग या ओवम, ठीक है। बाकी उस बॉडी, उस फीमेल की बॉडी में हर एक कंडीशन है जिससे कि वो एक नॉर्मल हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही इशू है कि उसकी ओवरीज जो हैं वो एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एक डोनर एग आएगा, ठीक है, एक डोनर, फीमेल डोनर के पास से क्या लेंगे? एक एग लेंगे और उसको डायरेक्टली इम्प्लांट कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में। और अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इस टाइम पर चांसेस होंगे कि एग को के पास आएगा स्पर्म और वो इसको फर्टिलाइज कर देगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और बाकी सारा प्रोसेस एकदम स्मूथ चलता रहेगा। सो दिस प्रोसेस इज गिफ्ट, राइट। अब हमारा थर्ड है ICSI, राइट, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अगेन ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है, मतलब ह्यूमन बॉडी में नहीं हो रहा है बल्कि लैब कंडीशंस में हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक एग होगा, एग के अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे एक स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे एग के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है। ये हम डायरेक्टली फीमेल बॉडी में नहीं कर सकते, ये हमें लैब कंडीशंस में करना पड़ेगा, राइट। और अब हमारा लास्ट है AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी डोनर मेल होता है, ठीक है, इट कैन बी हस्बैंड, इट कैन बी सम अदर डोनर, उसके जो स्पर्म्स हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है, मतलब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, राइट। सो मतलब अगेन दिस इज नॉट एन इन विट्रो टेक्निक, ये इन वीवो ही है। डायरेक्टली जो सीमेन है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो आई होप ये सभी मेथड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इनके नाम में ही इनके आंसर्स हैं, ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम contracting STDs? What are these STDs? These are sexually transmitted diseases. अगर एक इंसान को इन STDs से बचना है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उस इंसान को एक तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करना चाहिए, मतलब इन्फेक्टेड निडल्स ना यूज करे या किसी भी तरह का ब्लड के कांटेक्ट में ना आए किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, राइट। उसके बाद है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, नीडल्स हैं, इन सब की शेयरिंग हमें किसी भी इंसान से अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इंसान है उससे हमें
किसी भी तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या इंजेक्शन या नीडल्स जो हैं वो शेयर नहीं करनी है, राइट। थर्ड है अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स one should avoid having sexual intercourse with an unknown person या फिर multiple partners, ठीक है। one must stick to one partner only, right? So this is how we can avoid these STDs. Okay, then coming on to use precautions during sexual intercourse। तो जब भी sexual intercourse में कोई भी कपल इन्वॉल्व हो तो उनको हमेशा प्रोटेक्शंस यूज करनी चाहिए, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर आप कोई भी डाउट होता है किसी भी इंसान को कि उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके मतलब उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है, सो वन मस्ट विजिट अ क्वालिफाइड डॉक्टर। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी डॉक्टर के पास ना चले जाएं। और दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम है वन मस्ट शेयर दैट फ्रैंकली और उसके क्योर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, राइट। तो बहुत ही सिंपल था कि कैसे हम बचेंगे एसटीडीज से, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। मैंने मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दिए हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। स्टेट ट्रू और फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन। तो हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और हमें एक्सप्लेन करना है कि जो भी फॉल्स हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो अबॉर्शंस कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली, ट्रू। तो ये ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि अबॉर्शंस जो है वो स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न रहेगा, कई बार बॉडी नॉर्मली ही रिजेक्ट कर देती है। Second is, infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities or defects in the female partner। तो ये चीज़ false है। अगर हम इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ देखें तो वो सही है। इनफर्टिलिटी होती है कि एक कपल है वो वाइबल ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल पार्टनर में डिफेक्ट होगा या एबनॉर्मेलिटी होगी, वो मेल पार्टनर में भी हो सकती है, ठीक है, मेल और फीमेल पार्टनर, इसलिए ये फॉल्स है। कमिंग ऑन टू सी, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कंप्लीट लैक्टेशन जो है वो हेल्प करती है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में, तो ये बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, ये इसलिए हम इसको फॉल्स बोलेंगे। इट हैपन्स ओनली अप टू 6 months ऑफ पार्टुरेशन। मतलब डिलीवरी के सिर्फ 6 महीने बाद तक ही ये चीज़ हेल्प करती है। कंप्लीट लैक्टेशन सिर्फ 6 महीने तक ही नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, उसके बाद नहीं, ठीक है। डी पार्ट है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। तो ये बात सही है। अगर हम अपने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, अगर हम हर एस्पेक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में, लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो उससे हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मिलेगी। सो दिस इज ट्रू, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। तो क्या सर्जिकल मेथड्स जो हैं वो गैमेट का फॉर्मेशन रोकते हैं? नहीं, वो रोकते हैं गैमेट्स का फ्लो, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बी है, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल। सो दिस इज अगेन फॉल्स, दे आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। फॉर एग्जाम्पल एड्स, जो अभी तक इनक्योरेबल है और अल्टीमेटली इस डिजीज से एक इंसान मर जाता है, ठीक है। देन ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर contraceptives among rural women. No, they are very common among urban women, right? D है, in ET, that is embryo transfer techniques, embryos are always transferred into uterus. No,
इसमें अगर 8 सेल्ड स्टेज हो, ठीक है, 8 सेल स्टेज हो तो वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, सो दे आर ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। अगर इसी की थोड़ी एडवांस्ड स्टेज आ जाए एम्ब्रायो की, सो दे आर ट्रांसफर्ड टू यूट्रस, राइट। तो हमने ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट कर ली हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये सभी क्वेश्चंस को हमने अपने वन शॉट वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, और अब आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से बस रिवाइज ही करना है, राइट। और मुझे पता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं क्रिस्टल क्लियर, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।